नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। शाम के 7 बज चुके हैं। वक्त प्राइम डिबेट का है। श्रीलंका और बांग्लादेश के बाद आज भारत का एक और पड़ोसी मुल्क झुलस रहा है, जल रहा है। सड़क से संसद तक जेन जी के आक्रोश से उठी लपटों ने सत्ता के घमंड को मोमबत्ती की तरह पिघला दिया। एक बार फिर युवा शक्ति ने अपना परचम लहरा दिया है। कल तक भ्रष्टाचार में सिर से पांव तक डूबे जो सियासतदान कुर्सी से हिलने को राजी नहीं थे, आज एक के बाद एक इस्तीफों की झड़ी लग गई। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली, जो कल तक अड़े थे कि किसी कीमत पर सोशल मीडिया से प्रतिबंध नहीं हटाएंगे, भले इस्तीफा देना पड़े, उनके हाल ये हुए हैं कि देश छोड़कर भाग गए हैं। कहां गए हैं ये नहीं पता, लेकिन युवाओं से टकराने का और युवाओं की आवाज दबाने का अंजाम, युवाओं को अनदेखा करने का परिणाम पूरी दुनिया देख रही है। रामधारी सिंह दिनकर ने एक कविता लिखी थी, सुनी होगी आपने, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। नेपाल में जेनजी ने वही दिखला दिया है। सिंहासन खाली करो कि जेनजी आते हैं। नेपाल में जो हुआ, जो हो रहा है, उसके लिए तात्कालिक कारण भले ही सोशल मीडिया पर लगा प्रतिबंध हो, लेकिन इस विद्रोह की पटकथा कई सालों से लिखी जा रही थी। भ्रष्टाचार से लेकर नेपोकिट्स तक, कभी दुनिया में शांति के लिए जाने जाने वाला नेपाल आज हिंसा की आग में क्यों झुलस रहा है? आखिर नेपाल में क्यों फैली हुई है अशांति? 2008 में राजशाही से निकले नेपाल को क्या नहीं भा रहा गणराज्य? ओली की सत्ता का टूटा घमंड, लेकिन क्या इसमें अमेरिका की भूमिका अहम? इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें देखिए। जहां ऊर्जा मंत्री के आवास को प्रदर्शनकारियों ने जला दिया, राष्ट्रपति के घर में तोड़फोड़ की, प्रधानमंत्री ओली का घर धुआं धुआं नजर आया, मंत्रियों के घर से आग की लपटें उठती नजर आई, सड़कों पर जेन जी का भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला और आज सुबह से ही नेपाल में इस्तीफों की झड़ी लग गई और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री केपी ओली ने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। और जानकारी ये भी मिल रही है कि केपी ओली नेपाल छोड़कर भाग गए हैं। कहां गए हैं किसी को ये नहीं मालूम, और इस बीच राष्ट्रपति के इस्तीफे की भी खबर सामने आ रही है। कुल मिलाकर कहा जाए तो नेपाल में सत्ता सिंहासन जो है वो पूरी तरीके से डोल चुका है और जेनजी ने एक और देश में अपनी ताकत जो है वो दिखा दी है। युवाओं ने किस तरीके से हल्ला बोला और ओली का सिंहासन कैसे डोला, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। बताते चले आपको कि ऐसी ही कुछ तस्वीरें इससे पहले बांग्लादेश और श्रीलंका में भी देखने को मिली थी, जहां पर जेनजी का जो गुस्सा था, जो आक्रोश था, जो उबाल था, उसने अपना परचम लहरा दिया और उस आक्रोश की आग में सिंहासन जो है वो कई सियासतदानों ने अपना सिंहासन खो दिया। लेकिन नेपाल पड़ोसी मुल्क भारत का, और यहां पर ये जो हिंसा की आग भड़की हुई है उसकी चपेट में कई युवा भी आए हैं। 20 से अधिक युवाओं के मारे जाने की खबर जो है वो सामने आई है। और इस गोलीकांड के बाद जिस तरीके से पुलिस ने प्रदर्शनकारी युवाओं पर गोलियां चलाई, उसमें 20 युवाओं की मौत हो गई। और इसके बाद ही जो युवाओं का गुस्सा था, जो सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के बाद फूटा था, वो और अधिक बढ़ गया और अधिक भड़क गया। लेकिन आपको बताते चले कि केवल सोशल मीडिया पर पाबंदी की वजह से ही ये प्रदर्शन उग्र नहीं हुआ, केवल सोशल मीडिया की वजह से ही युवा जो थे देश के वो सड़कों पर नहीं आए, बल्कि ये जो आक्रोश है उसकी पटकथा पहले से ही लिखी जा रही थी। प्रदर्शन में 20 युवाओं की मौत हुई थी, 80 से ज्यादा युवा घायल हुए और इसके बाद जो आक्रोश था, जो प्रदर्शन था, वो और अधिक उग्र हो गया। युवाओं की आवाज को जितना ज्यादा दबाने का प्रयास किया गया सरकार के द्वारा, वो सरकार को, केपी ओली की सरकार को उतना अधिक भारी पड़ गया और सरकार का सत्ता का जो घमंड था वो टूट गया, चकनाचूर हो गया। युवाओं ने एक बार फिर से अपनी ताकत का प्रदर्शन कर दिया और नेपाल में सिंहासन डोल गया। तो आपको बताते चलें कि केवल इसके पीछे की वजह सोशल मीडिया ही नहीं है। सोशल मीडिया पर लगा प्रतिबंध तात्कालिक कारण है, लेकिन उसके अलावा भी कई ऐसी कारण हैं जिसकी वजह से यह माना जा रहा है कि क्रांति भले ही अभी हाल ही में भड़की हो, लेकिन इसकी जो पटकथा है वो बेहद पहले से लिखी जा रही थी। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं ये पूरे घटनाक्रम के पीछे क्या वजह रही। तात्कालिक कारण जैसा कि बताया जा रहा है सोशल मीडिया पर प्रतिबंध जो 6 सितंबर को केपी ओली सरकार ने लगाया।
हालांकि आपको बताते चले कि भाई भतीजावाद की जो पॉलिटिक्स नेपाल में देखने को मिली, उससे भी युवाओं में खासा आक्रोश था। भारत से नेपाल की जो दूरी थी वो भले ही मीलों में कम हो, लेकिन दिल की दूरी देखने को मिल रही थी दोनों देशों में। और चीन से नजदीकी नेपाल को कहीं ना कहीं भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से चीन के साथ नेपाल के याराना संबंध देखे जा रहे थे, उससे कहीं ना कहीं अमेरिका भी भड़का हुआ था और यही वजह सामने आई। और भ्रष्टाचार का काला चिट्ठा केपी ओली सरकार का, वो भी आपको बता देते हैं। 2021 में गिरिबंधु भूमि स्वैप घोटाला, 54,600 करोड़ का ये घोटाला किया केपी ओली की सरकार ने, आरोप लगे। 2023 में भी आरोप लगे। ओरिएंटल कोऑपरेटिव घोटाला, जिसमें 13,600 करोड़ रुपए की रकम जो थी वो बंदरबाट की गई, ये आरोप केपी ओली सरकार पर लगे। 2024 में कोऑपरेटिव घोटाला, 69,600 करोड़ रुपए का ये सबसे बड़ा घोटाला केपी ओली सरकार का। और इसके बाद से ही लगातार केपी ओली सरकार जो है उसके ऊपर संकट की जो सुई है वो मंडराती हुई नजर आ रही थी। युवाओं का जो आक्रोश था वो अभी तक केवल सोशल मीडिया पर सीमित था, लेकिन जब सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया, युवाओं की आवाज को दबाने की कोशिश की गई, तो ये हिंसा जो है वो और अधिक भड़क गई, ये विरोध और अधिक उग्र हो गया। और जेनजी क्या है ये भी समझ लीजिए। सोशल मीडिया से इस पीढ़ी की जो शुरुआत है वो मानी जाती है। साल 1997 से 2012 के बीच तक जो जन्मे हुए बच्चे हैं, यानी जो यूथ जनरेशन है आज की, वो जेनजी जनरेशन है। और शॉर्ट में इसी को जनरेशन जेड का नाम दिया गया। सोशल मीडिया से इस पीढ़ी की शुरुआत हुई और उसी सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का काम केपी ओली की सरकार ने किया और उसका खामियाजा आज दुनिया देख रही है। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा साधन माना जाता है युवाओं के लिए अपनी आवाज रखने के लिए। उस प्लेटफॉर्म को छीनने की कोशिश की केपी ओली सरकार ने। हालांकि इसके पीछे एक वजह यह भी मानी जा रही है कि चीन को यानी ड्रैगन को खुश करने की जो कोशिश केपी ओली ने की थी वो उनको कहीं ना कहीं भारी पड़ती हुई नजर आई। और आपको बताते चले कि ऐसा नहीं है कि नेपाल में ही जेनजी का गुस्सा देखने को मिला है। इससे पहले श्रीलंका में 8 जुलाई 2022 को हमने वो तस्वीरें देखी थी जब महंगाई के मुद्दे को लेकर श्रीलंका के जो यूथ थे वो सड़कों पर थे और श्रीलंका में तख्ता पलट हुआ। बांग्लादेश की तस्वीर आपको याद ही होगी, हाल ही फिलहाल की 5 अगस्त 2024, जब बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना के लिए मुश्किलें बढ़ गई, जेनजी सड़कों पर उतर आए, भारी हिंसा देखने को मिली। बांग्लादेश हिंसा की आग में झुलसता नजर आया और शेख हसीना को देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। बांग्लादेश की स्थिति अभी भी बहुत ज्यादा उसमें सुधार देखने को नहीं मिला है। और अब आज नेपाल 7 सितंबर 2025 को जो हिंसा नेपाल में भड़की और आज प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक का इस्तीफा, नेपाल में पूरी तरीके से जेनजी का दबदबा जो है वो देखने को मिला। 3 देश, एक गुस्सा और जेनजी की चुनौती एक सी। देश का नाम भले ही अलग अलग हो, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका, लेकिन जेनजी ने कहीं ना कहीं मैसेज दे दिया है कि अगर युवाओं से टकराओगे, यूथ से टकराओगे तो चूर चूर हो जाओगे और सत्ता गवाओगे। और ये तस्वीरें देखिए, नेपाल, आज के नेपाल की ये तस्वीरें जहां पर युवा जो हैं वो सड़कों पर हैं। सड़क से संसद तक युवाओं का भारी आक्रोश देखने को मिला। मंत्रियों के घर फूंक डाले, आवास जला डाले युवाओं ने। जेनजी का जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, वो आग बन गया और जो चिंगारी मन में थी उसको हवा देने का काम एक फैसले ने किया। केपी ओली सरकार का वो फैसला जब उन्होंने 6 सितंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी लगा दी। फेसबुक, इंस्टा, एक्स अकाउंट से लेकर यूट्यूब तक प्रतिबंधित कर दिए, जिसके बाद युवाओं का जो गुस्सा था, जो करप्शन को लेकर था, रोजगार ना मिलने को लेकर था। नेपाल में आपको बताते चले कि नेपाल की स्थिति कई सालों से ऐसी ही देखने को मिलती है। लोकतंत्र भले ही बन गया, गणराज्य भले ही बन गया नेपाल, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो स्थिति थी नेपाल की उसमें लूप होल्स देखने को मिलते हैं। यही वजह रही शायद कि बीते 17 सालों की अगर बात की जाए तो 14 प्रधानमंत्री नेपाल ने देखे।
कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया बीते 17 सालों में। 2008 में राजशाही व्यवस्था की शुरुआत हुई थी नेपाल में, माफ कीजिएगा, राजशाही खत्म हुई थी साल 2008 में, और ये माना जा रहा था कि अब नेपाल की स्थिति जो है वो सुधरेगी। नेपाल में शिक्षा, स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है उसमें सुधार आएगा, नेपाल के युवाओं को पलायन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन बावजूद इसके पड़ोसी मुल्क नेपाल की स्थिति जस की तस बनी रही, और उसके पीछे एक बड़ा कारण पॉलिटिक्स में जो भ्रष्टाचार है उसको माना जा रहा था। और यही वजह रही कि नेपाल के युवा जो है वो प्रदर्शन करते हुए देखे गए। कई समय से नेपाल में राजनीतिक लोगों के बच्चों में लग्जरियस लाइफ जीने की जो इच्छा है उसको लेकर भी प्रदर्शन चल रहा था। सिंहासन खाली और क्या फिर चल रही है राजशाही की तैयारी। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ अतिथि जुड़ रहे हैं, विदेशी मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नवेद शिको जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके साथ ही साथ संतोष सिंह जी राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत आप सभी अतिथियों का सबसे पहले तो प्राइम टीवी पर। और सबसे पहले नवेद शिको जी, नेपाल से ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, नेपाल में पूरी तरीके से सिंहासन जो है वो डोल चुका है, इस्तीफों की झड़ी लग चुकी है, केपी ओली भाग खड़े हुए हैं। युवाओं ने एक बार फिर से अपना शक्ति प्रदर्शन कर दिया है और जेनजी ने दुनिया को दिखला दिया है कि अगर युवाओं की आवाज को दबाने की कोशिश की जाएगी तो इसका परिणाम यही होगा। नावेद शिको जी, क्या आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो फिलहाल नावेद शिको जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। संतोष सिंह जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? माफ कीजिएगा, संतोष यादव जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी जी, मैं सुन पा रहा हूं। जी, संतोष यादव जी, नेपाल से आज जो तस्वीरें सामने आई उनको लेकर पहला कमेंट। देखिए, ये छवि जो है वो नेपाल के युवा है, उनमें जो विद्रोह पंथी है उसका सबसे बड़ा रीजन जो मैं समझ पा रहा हूँ कि नेपाल में जो राजतंत्र व्यवस्था के बाद लोकतंत्र पनपी और लोकतंत्र से बहुत सी उम्मीदें थी, स्पेशली वहाँ के युवाओं को, चाहे वो बेरोजगारी का मसला हो, चाहे वो भ्रष्टाचार का मसला हो, चाहे वो गरीबी उन्मूलन का मसला हो। लेकिन इन सारे मामलों में जो है, जो लोकतंत्र की आई हुई सरकार है वो विफल रही, और जो जनता का मुद्दा था, जो गरीबी का मुद्दा था, जो रोजगार का मुद्दा था, इन मामलों पर भी पूर्ववर्ती पूर्ववर्ती राजतंत्र की सरकारों की तरह वर्तमान की जो लोकतंत्र की सरकार थी वो भी उसी तरीके से भ्रष्टाचार के रास्ते पे चलती हुई नजर आई। यही वजह है कि वहां के युवाओं में एकाएक विद्रोह पनपा, और वो विद्रोह जो है सोशल मीडिया, चूंकि देखिए जिस दौर में हम लोग जी रहे हैं, यहाँ के जो युवा है 25 साल 30 साल के जो युवा है, उनको अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने का सबसे बड़ा जो जरिया आज बना हुआ है वो सोशल मीडिया। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, नेपाल की सुप्रीम कोर्ट के आदेश को क्रियान्वित करते हुए जो सोशल मीडिया बैन लगाया, यह एक तात्कालिक कारण बना, और जो अंदर में दबी हुई कलह थी, भ्रष्टाचार का जो जड़ घर कर चुका था, जिसका फ्रस्ट्रेशन जो है युवा सोशल मीडिया पर निकाल रहे थे। लेकिन सरकार ने जैसे इस पर बैन लगाया, वहां के युवा सड़कों पर उतर गए, और इसमें जो है उत्प्रेरक बल के रूप में जो है, जो सत्ता का जो संघर्ष श्रीलंका में हुआ, हाल के दिनों में बांग्लादेश में हुआ, वो चीजें कहीं ना कहीं जो है आग में घी का काम। बिल्कुल बड़ी बात आप कह रहे हैं कि जिस तरीके की तस्वीरें हमने श्रीलंका और बांग्लादेश से देखी, कहीं ना कहीं उससे प्रेरित होकर ही नेपाल के युवाओं का जो हुजूम था वो सड़कों पर उतरा, अपनी हक की आवाज के लिए उन्होंने आवाज बुलंद की। और तस्वीरें हमारे सामने हैं कि नेपाल में किस तरीके से सिंहासन जो है, सत्ता को जो घमंड था वो चूर चूर होता नजर आया। सुधीर सिंह जी, ये जो तस्वीरें आज नेपाल से सामने आ रही हैं, क्योंकि नेपाल को लेकर ये कहा जाता है कि यहाँ पर जो सियासी उथल पुथल जो है वो बीते कई सालों से कायम है। पहले राजशाही व्यवस्था थी, उसके बाद 2008 में लोकतांत्रिक
व्यवस्था बनी, ये माना जा रहा था उसके बाद कि अब नेपाल की स्थिति जो है वो सुधरेगी, शिक्षा व्यवस्था जो है वो सुधरेगी, स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरेगी, लेकिन कहीं ना कहीं युवाओं को खास तौर से नाराजगी युवाओं की सामने आती रही समय समय पर, क्योंकि जो उम्मीदें थी, जो आशाएं थी, वो टूटती नजर आई और उसी का शायद नतीजा है जो आज सड़कों पर हमें दिख रहा है। क्या कहेंगे? सुधीर सिंह जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? तो बहरहाल हमारा संपर्क टूट गया है हमारे अतिथियों के साथ, लेकिन आपको बताते चले कि श्रीलंका से नेपाल तक जो जनजी का इकबाल है वो बुलंद नजर आ रहा है और नेपाल से आज जो तस्वीरें सामने आई हैं उनमें आपको बताते चले कि आक्रोश, आग में घी डालने का काम कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर जिस तरीके का प्रतिबंध लगाया केपी ओली की सरकार ने, यह हवाला देते हुए कि रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, उन्होंने नोटिस दिया था बकायदा एक्स को, फेसबुक को, ट्विटर को। हालांकि इसके पीछे एक वजह यह भी मानी जा रही थी कि जिस तरीके से चीन के साथ में दोस्ती केपी ओली की देखने को मिली, उससे अमेरिका नाराज चल रहा था और ग्वालिन शाह जो इस पूरे प्रदर्शन में मुख्य भूमिका निभाने वाला किरदार है, उसकी नजदीकी अमेरिका के साथ देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं यह भी माना जा रहा है कि अमेरिका जो है वो इन सब घटनाक्रमों के पीछे जिम्मेदार है और अमेरिका का भी इसमें एक अहम रोल जो है वो देखने को मिल सकता है। हिंसा की आग भड़काने में अमेरिका ने साजिश रची है, ये भी कहा जा रहा है। संतोष सिंह जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी जी, मैं आपको जी सुन पा रहा हूं। संतोष जी, हम लगातार इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं कि नेपाल की स्थिति जो है उसके पीछे कई सारे कारण हैं, कई सारे रीजन हैं ऐसे तो, लेकिन अभी हाल ही में देखा गया था ग्वालिन शाह जो मेन लीडर है इस पूरे आंदोलन का, करता धरता है, उसकी नजदीकियां अमेरिका से है, ऐसी जानकारी मिल रही थी। अमेरिकी राजदूत से उसने मुलाकात की थी। क्या लगता है, क्या ये अमेरिका की साजिश भी हो सकती है नेपाल से चीन की जो दोस्ती है उसको देखते हुए, और जिस तरीके से अमेरिकी सोशल साइट्स पर प्रतिबंध लगा नेपाल में? जी जी, मैं जो समझ पा रहा हूँ, हम्म अमेरिका है तो दूसरे रीजन से चाइना है। हम्म एक्चुअली जो बाकी ऐप है, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गए, ट्विटर हो गए, ये जो ऐप है, और दूसरी तरफ जो चाइना के ऐप है टिकटॉक, तो टिकटॉक को बैन नहीं हुई और दूसरी तरफ इन ऐप को बैन किया गया। तो निश्चित रूप से ये जो कारण है ये कहीं ना कहीं जो है तात्कालिक है और तात्कालिक कारण बने। और हम जो समझ पा रहे हैं कि जो नेपाल की आंतरिक राजनीति है, जो आंतरिक कारण के साथ साथ जो बाहरी कारण भी है, और इसमें कहीं ना कहीं जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बू तो आती ही है जब हम इन प्रकरण को अमेरिका के ऐप और चाइना के ऐप की दृष्टि से देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे कहीं ना कहीं जो है, अंतर्राष्ट्रीय इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं समझ में आता है, और जनता में जो आक्रोश है उसके पीछे कहीं ना कहीं ये है कि जो सारे ऐप बैन किए गए और जो चाइना का ऐप है टिकटॉक, उसको बैन नहीं किया गया, भले ही। यानी संतोष यादव जी, ये कहा जा सकता है कि ड्रैगन को खुश करने के चक्कर में ओली अपना सिंहासन जो है उससे हाथ धो बैठे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मसला ये है कि जो अंडर डेवलपिंग कंट्री है, अंडर डेवलपिंग कंट्री जो है कहीं ना कहीं जो विकसित राष्ट्र है उसके प्रभाव में होते हैं। वहाँ की जो राजनीति होती है, वहाँ की जो सत्ता होती है, वो कहीं ना कहीं जो है विकसित राष्ट्रों के प्रभाव में होती है। लेकिन इस सब के बावजूद जो सत्ता जब लोकतंत्र चुन करके आई, तो लोकतंत्र में जो
जनता होती है, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं कि जो राजतंत्र था, तो राजतंत्र में बहुत निराशा की भावना थी जनता में। जनता ने विद्रोह किया, उसके बाद लोकतंत्र की बहाली हुई। जब लोकतंत्र की बहाली हुई तो जनता की आकांक्षा बहुत ज्यादा बढ़ गई, और जनता की आकांक्षा इसलिए बढ़ गई कि अब उनको लगा कि अब असली हमारा शासन आ गया है और हमारी सारी समस्याओं का हल निकल जाएगा। परंतु समय बीतता गया और हल नहीं निकला, तो कहीं ना कहीं जो है स्पेशली युवाओं में निराशा का बहुत ज्यादा माहौल बन गया, और ये जो है ये तात्कालिक कारण बने और युवा जो है प्रकोपन कर गए। बिल्कुल संतोष यादव जी, तात्कालिक कारण की हम चर्चा कर रहे हैं और इसके पीछे बैकग्राउंड स्टोरी जो है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। किस तरीके से करप्शन को लेकर, पॉलिटिकल पार्टी से जो असंतोष है उसको लेकर सड़क पर युवा जो हैं वो लगातार सोशल मीडिया पर अपनी आवाज जो है वो बुलंद करते हुए नजर आए थे। नावेश चिको जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? फिलहाल हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है नावेश चिको जी से। संतोष यादव जी, लौटूंगी आपके पास ही। जिस तरीके से पहले नेपाल ने अधूरी लाल क्रांति देखी, फिर कंफ्यूजन भरा लोकतंत्र देखा और अब राजशाही एक बार फिर से फन उठा रही है, क्या लगता है क्या अतीत के हैंगओवर से निकल नहीं पा रहा है नेपाल? संतोष यादव जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ। जी, मैं सुन पा रहा हूँ। जी संतोष जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जिस तरीके की व्यवस्था नेपाल ने देखी है, चाहे वो लाल क्रांति की पहले बात की जाए वो वाला दौर, चाहे अभी राजशाही की बात कर ली जाए, या फिर अभी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था उसमें फिर से एक बार राजशाही जो है वो अपना फन उठा रही है, क्या ये नहीं लगता कि अतीत का जो हैंगओवर है वो अभी भी नेपाल के ऊपर है, उससे निकल नहीं पा रहा नेपाल? और क्या ये माना जाए कि अब फिर से नेपाल में जो राजशाही है वो लौटेगी? देखिए, एक्चुअली जो व्यवस्था परिवर्तन के बाद सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि कहीं भी किसी भी पूरे विश्व के इतिहास में जब हम देखेंगे कि जहाँ पे राजतंत्र की और राजतंत्र के खात्मे की जो कोशिश होती है, जिसके लिए जो होता है वो आंदोलन बहुत उग्र होता है, और उस उग्र आंदोलन लोग जो है किसी भी परिणाम तक जाते हैं, तब जाकर के सत्ता परिवर्तन होती है, और व्यवस्था सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन होती है। लेकिन जब व्यवस्था परिवर्तन होती है तो सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि सरकार वहाँ पे टीचिंग करे लोगों को, लोगों में मोरल के साथ साथ जो है एजुकेशनल डेवलपमेंट करे और पूरी ईमानदारी के साथ करे। तो नेपाल की जो आर्थिक स्थिति है, जो सामाजिक स्थिति है, भौगोलिक स्थिति है, इकोनॉमी है, वो बहुत ही चैलेंजिंग है, और रोजगार की तलाश में, अपनी जीवन यापन की तलाश में जो नेपाल के युवा लोग हैं, जो नेपाल के लोग हैं, वो दूसरे स्टेट, दूसरे राज्यों में जाते हैं, दूसरे देशों में जाते हैं, और दूसरे देशों में जो है उन्हें अपमान झेलना पड़ता है, उन्हें जो है तिरस्कार झेलना पड़ता है, और उन्हें वो सम्मान नहीं मिलता, वो रेस्पेक्ट नहीं मिलता। काम तो भले ही मिल जाता है लेकिन उन्हें वो रेस्पेक्ट नहीं मिलता है। तो निश्चित रूप से उनकी नाराजगी थी। अब जो सरकार आई, सरकार पर यह दायित्व थी कि लोगों की नैतिक शिक्षा देती, शिक्षा की व्यवस्था डेवलप करती, जो राजतंत्र का पैटर्न था उसको लोकतंत्र में तब्दील करती, और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, जो लोकतंत्र का बेसिक ढांचा होता है, जिसमें सबको रिप्रेजेंटेशन देना, सबको सुना जाना, वो करने में सरकार कहीं ना कहीं विफल रही। और जो सत्ता परिवर्तन के पहले जो भ्रष्टाचार जिस रूप में चैलेंज था, जिस रूप में रूट कर चुका था, वो कहीं ना कहीं कायम रहा, और सरकार जो है धीरे धीरे जनता का विश्वास खो दी, जिसके कारण से जो है एकाएक जनता की, क्योंकि जनता के पास और युवाओं के पास, स्पेशली युवा की बात करें तो उनके अंदर जो निराशा की भावना थी रोजगार को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, क्योंकि आज जो ग्लोबलाइजेशन के दौर में हम जी रहे हैं तो पूरा विश्व एक गांव के रूप में है। सोशल मीडिया के माध्यम से
हमें जो है जापान की जानकारी भी मिलती है, इंडिया की भी मिलती है, नेपाल की भी मिलती है, अमेरिका की भी मिलती है। तो हम एक दूसरे से उसमें तुलना करते हैं और तुलनात्मक जो अध्ययन करते हैं उसके बाद हमें लगता है कि हमारे यहाँ जो काम होना चाहिए वो नहीं हुआ, जो सरकार की दिशा होनी चाहिए वो नहीं है। ऐसी चीजों का फ्रस्ट्रेशन जो युवाओं का निकलता है, उसका जो माध्यम है, उसका जो बिल्कुल संतोष यादव जी, और वो माध्यम जो था वही छीना गया युवाओं से, उनका जो हथियार था वो छीन लिया गया। यही वजह रही कि सोशल मीडिया की जो लड़ाई थी वो सड़क पर आ गई, सड़क से संसद तक पहुंच गई और उसका परिणाम हम सबके सामने है। लेकिन संतोष यादव जी, क्योंकि ऐसी तस्वीरें हमने बांग्लादेश में भी देखी, ऐसी ही तस्वीरें हमने श्रीलंका में भी देखी, तख्ता पलट भले ही हो गया हो दोनों देशों में, लेकिन स्थिति में बहुत ज्यादा सुधार देखने को नहीं मिला है। क्या लगता है नेपाल में क्या विकास के नए आयाम अब लिखे जाएंगे, गढ़े जाएंगे, या फिर नेपाल का हाल भी श्रीलंका और बांग्लादेश की तरह जस का तस रहेगा? देखिए, नेपाल एक गरीब देश है जहाँ पे बहुत सी चैलेंजेस है, शिक्षा का, अर्थव्यवस्था का, बेरोजगारी का, और सबसे बड़ा चैलेंज है भ्रष्टाचार। ये जो उपरोक्त समस्याएं हमने गिराया, शिक्षा, बेरोजगार, इकोनॉमी, भौगोलिक चैलेंज, इन चीजों से लड़ा जा सकता है, लेकिन इसके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो होती है इच्छा शक्ति की और भ्रष्टाचार का नहीं होना, नेताओं का ईमानदार होना, उनके पास नैतिक मूल्य होना, नैतिक वैल्यू होना, लोकतंत्र में जो है सत्ता के लोग विपक्ष को समझे, लोगों के आकांक्षाओं को समझे, इच्छाओं को समझे, उनके इच्छाओं के अनुरूप उनके शिक्षा के लिए बेस्ट मैनर में उसको कराने की जिम्मेदारी है। तब और जिम्मेदारी बढ़ गई जब लोकतंत्र से, जब राजतंत्र से नेपाल में लोकतंत्र स्थापित हुआ। लेकिन लोकतंत्र की सरकार इसमें विफल रही और विफल रहने का जो परिणाम निकला वो यह निकला कि जनता में निराशा बढ़ती है और उनको जब कोई उम्मीद नहीं देखा तो जनता जो है सड़कों पे उतर गई। बिल्कुल संतोष यादव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लोकतंत्र की अस्थिरता, राजशाही की वापसी की मांग के बीच अब नेपाली राष्ट्र के युवा फिर से बदलाव का सपना लेकर सड़कों पर उतरे हैं और सत्ता परिवर्तित हो चुके हैं। नेपाल में सिंहासन डोल चुका है। देखने वाली बात अहम होगी कि क्या नेपाल की अब तस्वीर बदलेगी या फिर बांग्लादेश और श्रीलंका की तरह नेपाल की स्थिति भी जस की तस बनी रहेगी। आखिर कब हो पाएगा नेपाल का विकास और कब इन जेनजी जनरेशन को या नेपाल के युवाओं को उनका अधिकार मिल पाएगा? फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।